नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी नाटक भाग ख लेकर आए हैं। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज डिस्कस करने हैं। पहले 15 प्रश्न हमने कल वीडियो में डिस्कस किए थे, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूँ, सीधा आंसर के ऊपर टिक लगाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, क्योंकि हमने आज नेपथ्य राग और कोर्ट मार्शल नाटक का सार भी थोड़ा सा पढ़ना है, ताकि वो नाटक आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक माने जाते हैं। काफ़ी प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। तो साथियों, हमारा आज का 16वां प्रश्न, कौन सा नाटक मणिमधुकर का नहीं है? तो ऑप्शन जो है वो चौथा, ये 3 अपाहिज नाटक मणिमधुकर का नहीं है, बाकी 3 जो हैं मणिमधुकर के हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आएगा। ये 3 अपाहिज नाटक जो है विपिन कुमार अग्रवाल का है, ये हमने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। 17वां प्रश्न ये देख लेते हैं। गिरिराज किशोर का नाटक कौन सा नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शन जो है चौथा बिल्कुल सही है। मर्जीवा नाटक जो है वो गिरिराज किशोर जी का नहीं है। पहले 3 नाटक गिरिराज किशोर के हैं। चंद्रगुप्त नाटक जो प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद का, और इसमें पूछा गया है कि रचनाकाल क्या है? तो रचनाकाल जो है उनका 1931 ईस्वी। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 19वें प्रश्न और आज का चौथा प्रश्न। कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? कल्याणी, विजया, अलका, सुभाषिनी। तो ये साथियों पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। लिंक ये विकल्प मैंने इसलिए पढ़ दिए क्योंकि 3 मुख्य पात्र हैं, ताकि आपको याद भी रह जाए, और एक इनमें से पात्र जो है वो चंद्रगुप्त नाटक की नहीं है, तो इसलिए मैंने विकल्प पढ़े हैं। तो अभी जो मैं बताऊंगा कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है, वह है हमारा विजया। ठीक है। विजया जो पात्र हैं वो चंद्रगुप्त नाटक की नहीं है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है हमारे पास साथियों, देख लेते हैं। प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति है? प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति है? तो सही उत्तर आएगा, सही उत्तर है ऑप्शन पहला ही, चंद्रगुप्त। ठीक है साथियों, इसमें राष्ट्रीय एकता भी है और देशभक्ति सब इसमें मिल जाएगा, क्योंकि पता ही आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना भारतीय इतिहास में महत्व रखता है। ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है चंद्रगुप्त नाटक की। ओके। 21वां प्रश्न हमारे सामने आज, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य किस गीत नाट्य भी कह सकते हैं, गीत नाट्य भी कह सकते हैं। तो किस गीत नाट्य का अंश है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य? साथियों, ये नाटक का नाम नहीं है, बल्कि जहाँ यह पूछा गया है कि किस नाटक का अंश है, जजू बोले कि किस नाटक का अंक है। तो साथियों ऑप्शन जो आएगा वह आएगा अंधाजुग। अंधाजुग नाटक का अंश है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। ठीक है। और अंधाजुग नाटक के 5 अंक हैं, बीच में अंतराल और अंत में निष्कर्ष भी दिया हुआ है। तो ये नाटक बहुत अच्छा है, धर्मवीर भारती का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगले प्रश्न चलते हैं, 22वां प्रश्न और आज का 7वां प्रश्न हमारा। मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है? मिस्टर अभिमन्यु नाटक जो है किसका है? मिस्टर अभिमन्यु नाटक किसका है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो इसकी मूल समस्या क्या है? समस्या क्या है? चारों में से एक है, तो सही ऑप्शन आएगा 22वें प्रश्न का साथियों, वह आएगा दूसरा, पूंजीवादी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम। ठीक है। मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और हम तो आपको जो भी मेन क्वेश्चन है वो करवा ही रहे हैं। ठीक है। तो आप भी थोड़ा कष्ट करें। जो सबसे पहले उस उत्तर देगा किसी उत्तर का, हम उसका आंसर जो है पिन कर देंगे। ठीक है। प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था। यह किसका मत है? तो यह मत जो है डॉक्टर गोपाल राय का है। डॉक्टर गोपाल राय ये वही हैं जिन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास कह दिया था। ठीक है। ये भी एक लोचक माने गए हैं हिंदी साहित्य में।
ठीक है। तो उनका मत है कि प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अजातशत्रु का रचना काल क्या है? अजातशत्रु का रचना काल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ग, 1922 ईस्वी। याद रखना है आपने। और चंद्रगुप्त का क्या बताया था मैंने? 1931 ईस्वी। साथियों जो अगला प्रश्न आया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ देते हैं। नाटक की अर्थ प्रकृतियों का सही क्रम क्या है? वैसे तो ये टाइम लग जाएगा। सही प्रक्रम जो क्रम है साथियों, ठीक है, अर्थ प्रकृतियों का, वो है बीज बिंदु पताका प्रक्रिय कार्य। क्या है? बीज बिंदु पताका प्रक्रिय कार्य। जिस प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी नाटक अपनी चरम सीमा प्राप्त करता है, ठीक है, तो अंत में कार्य जब बोल सकते हैं, जैसे क्लाइमैक्स था ना, ऐसे ही बीज बिंदु पताका प्रक्रिय कार्य, अर्थ प्रकृतियों का सही क्रम है ये। तो 26वां प्रश्न साथियों ये पढ़ लेते हैं। अर्थ प्रकृतियों साथियों जो पिछला क्वेश्चन था उसका आप जो क्रम है सीरियल ऑर्डर वाइज याद कर लीजिए, पेपर में आता है। ठीक है, इनमें से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाणक्य, शकटार, नंद या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। साथियों जब मैं पात्रों के बारे में समझा रहा होता हूँ तो विकल्पों का पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। साथियों चंद्रगुप्त नाटक का मुख्य नायक जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ना कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो गुप्त साम्राज्य के एक बहुत ही बहुचर्चित राजा थे, लेकिन जो तीनों पात्र जो हैं नंद, शकटार और चाणक्य, ये तो चंद्रगुप्त नाटक के हैं ही। इसके अलावा भी बहुत सारे नाटक के जो पात्र हैं, ठीक, स्त्री पात्र बहुत ज़्यादा हैं, जो बहुत अच्छा और बड़ा उपन्यास है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त बहुत इम्पोर्टेंट ये नाटक है। 27वां प्रश्न है साथियों, ये ध्यान से पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जी हाँ, 27वां प्रश्न है, प्रसाद का गीति नाट्य करुणालय में कथा का क्या आधार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा है? करुणालय। करुणालय क्या है? गीति नाट्य है। जैसे अंधा जो गीति नाट्य है ना, गीत नाट्य जिसको गाकर सुनाया जाता है, ठीक है, गाकर मंचन किया जाता है पात्रों के द्वारा, तो करुणालय जो कि प्रसाद जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, ये गीति नाट्य है। तो इसका कथा का क्या आधार है? इसमें कौन सी कथा है, ये पूछा गया है साथियों। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन आएगा, करुणालय की कथा क्या है, कथानक क्या है, ये पूछा गया है। तो राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार है इसके ऊपर। ठीक है जी, करुणालय। तो ये नाटक का कथानक आप याद कर लीजिए, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ओके जी, अगले प्रश्न पर आते हैं। 28वां प्रश्न हमारा आज का, प्रसाद के किस नाटक में हर्षवर्धन और चीनी यात्री हेन सांग आना था? यहाँ पर हेन चुआंग लिख दिया है, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर हम चीनियों की उच्चारण क्षमता के अनुसार हम देखें तो हेन चुआंग बोलते थे वो, लेकिन भारतीय अपने उच्चारण के हिसाब से हेन सांग भी बोलते हैं, तो दोनों ही सही हैं। तो ह के पैर में जहाँ पर ब लिखा है, तो हेन सांग पढ़ेंगे हम। तो प्रसाद के किस नाटक में हर्षवर्धन और चीनी यात्री हेन सांग ऐतिहासिक वर्णन है? ठीक है, चीनी यात्री हेन सांग और हर्षवर्धन का यहाँ पर वर्णन है, किस नाटक में है? तो सही ऑप्शन है साथियों, सही ऑप्शन आएगा राजश्री। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 29वां प्रश्न हमारा आज का, ये पढ़ लेते हैं। प्रसाद ने कौन से नाटक का कथानक महाभारत से लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कौन से नाटक का कथानक मतलब स्टोरी महाभारत से ली है? क्या आधार है मतलब उस कहानी का? महाभारत से ली है, और कथानक क्या है ये देख लेते हैं। तो सज्जन नाटक जो है, ठीक है, जो कि उन्होंने लिखा था 1910 के करीब, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, तो ये नाटक का आधार जो है महाभारत की कथा से लिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये हमारे 29 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न, इसके बाद हम नेपथ्य राग और कोर्ट मार्शल का थोड़ा सा सार हम पढ़ेंगे।
तो साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न इसे पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलास, लीला, संतोष, विनोद, विवेक, ठीक है। विलास, लीला, संतोष, विनोद, विवेक आदि प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये पात्र हैं ये। तो साथियों आपको बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर है वह आएगा कामना। कामना नाटक जो कि प्रसाद जी का है, ठीक है, इसके पात्र जो हैं जैसा भी लिखे हैं मैंने। और इसके अतिरिक्त कामना खुद भी एक पात्र है और वह नाटक की मुख्य पात्र है। ओके, ये भी आपने याद रखना है। अभी हम आ जाएंगे नेपथ्य राग नाटक के कथानक के ऊपर, जो कि मीराकांत ने लिखा है। साथियों मीराकांत द्वारा लिखा है ये नाटक नेपथ्य राग, ठीक है जी। तो आपको बता दें कि 2004 में उन्होंने ये नाटक लिखा और प्रकाशित भी तभी हुआ। और स्त्री विमर्श, ठीक है, फेमिनिज्म के युग में स्त्री के महत्व को दर्शाने वाला नाटक है ये। इस नाटक में आधुनिक युग की मेधा, याद रखिएगा जो मैंने कल ही बताया था, आधुनिक युग की मेधा का चित्रण किया गया है। साथ ही 4वीं-5वीं शताब्दी की कथा भी उठाई गई है। आपने एक और द्रोणाचार्य नाटक पढ़ा होगा जिसमें प्रोफेसर अरविंद और द्रोणाचार्य का आपस में कंपैरिजन किया है। एक और द्रोणाचार्य जो शंकर शेष का बहुत ही अच्छा नाटक है साथियों, उसमें भी 2 स्टोरियाँ चलती हैं, उसी आधार पर ये नाटक है। आधार नहीं कह सकते, इसमें भी 2 स्टोरियाँ हैं, कंपैरिजन थोड़ी सी तुलना की जा सकती है लेकिन स्टोरी अलग अलग है, ठीक है जी। तो क्या है, 2 स्टोरियाँ हैं। एक क्या है, आधुनिक युग की मेधा है, ठीक है, आधुनिक युग की मेधा है, और साथ ही 4वीं-5वीं शताब्दी की कथा भी इसमें उठाई गई है, जिसमें अभी 4वीं-5वीं शताब्दी की जो कथा है उसमें एक ग्राम वाला रवना, नाम है रवना, एक रवना नाम की लड़की की कहानी है। जो 4वीं-5वीं शताब्दी की जो कथा उठाई है उसमें रवना नाम की लड़की की कहानी है, जो कि गांव की लड़की है। और आधुनिक युग में किस लड़की का नाम है, मेधा, वो भी आपने याद रखना है, मेरे ऊपर बताया। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। नाटक की मूल कथा रवना के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। रवना एक ग्राम मतलब गांव, बाला तो है, बाला मतलब लड़की तो है, पर उसकी विलक्षण बुद्धि एवं एक निष्ठ जिज्ञासा के कारण उसे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य बारहमीर, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से है, का शिष्यत्व प्राप्त होता है। समझ में आ गया? ज्योतिषाचार्य बारहमीर जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, तो उनका शिष्यत्व प्राप्त होता है किसको, रवना को, ठीक है। याद रखना आपने, बारहमीर जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है, उसकी शिष्य बन जाती है, और बन जाती है रवना। तो परिस्थितिवश वह बारहमीर की पुत्र वधू भी बन जाती हैं, ठीक है, उसकी बहू भी बन जाती है बारहमीर की। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। रवना की भविष्यवाणियां सिद्ध होने लगती हैं तो विक्रमादित्य भी उससे प्रभावित होते हैं और उसे अपनी सभा में स्थान देना चाहते हैं, किंतु सभासद, जो सभा के सदस्य हैं, सभासद इसके लिए तैयार नहीं है। किसके लिए तैयार नहीं है, कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, वो रवना की भविष्यवाणियों से, उसकी जो ज्योतिषाचार्य की विद्या है उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि इसको सभा में स्थान क्यों ना दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो सभा में बैठे हुए जो लोग हैं, मंत्रीगण हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। स्त्री सभासद को स्वीकार करना उन्हें अपमान लगता है। मतलब इतने सारे पुरुषों में, इतने सारे सभा में मौजूद पुरुषों में अगर रवना आकर बैठती है, कार्य करती है, तो वह अपमान समझते हैं स्त्रियों को अपने साथ बैठाना, उनके साथ काम करना। तो जहाँ तक बारहमीर भी इसका कोई प्रतिरोध नहीं करते, मतलब बारहमीर जो कि अभी ससुर बन चुके हैं रवना नाम की उस लड़की का, ठीक है, जो ससुर है, ठीक है, बारहमीर, लेकिन वो भी कोई विरोध नहीं करते हैं कि क्यों इसका विरोध हो रहा है रवना का इस विक्रमादित्य में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में काम करने से, इसको रोका जा रहा है, तो क्यों इसका विरोध वह भी नहीं करते हैं। तो यह भी एक प्रश्न चिन्ह है।
बल्कि मौन भाव से सब स्वीकार कर लेते हैं जो कि हो रहा होता है। एक स्त्री का अपमान हो रहा होता है और सभी स्वीकार कर रहे होते हैं, जहाँ तक कि उसके ससुर भी। नाटक के अंत में यह पाया जाता है कि रवना के प्रभाव को खत्म करने के लिए उसकी जीभ काट दी जाती है। पुरुष समाज द्वारा स्त्री के महत्व को अस्वीकार की इस परंपरा का निर्वाह किस तरह हो रहा है, इस नाटक की आधुनिक नायिका मेधा दर्शाती है। कैसे दर्शाती? अभी दूसरी स्टोरी भी शुरू हो जाती है, तो उसको तो स्थान नहीं दिया जाता है, किसको? रवना को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में। तो उसकी जीवा भी काट दी जाती है, क्योंकि वो फिर भी अपना प्रभाव जो है देना नहीं छोड़ती हैं। तो इसके कारण सभासदों को लगता है जब बहुत ज़्यादा स्त्री होकर बोल रही हैं। ठीक है। तो आधुनिक नायिका बेदा दर्शाती है कि वह एक ऑफिस में अफसर है, परंतु उपेक्षित सी है। दो कालखंडों के सामंजस्य सा स्थापित करता यह नाटक निश्चित रूप से वैचारिक धरातल पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। समय भले ही बदल जाए, हमारी मानसिकता में बदलाव कब आएगा, यह प्रश्न को जैसे बार बार नाटक उठाता है। ठीक है। और शताब्दियों पहले भी नेपथ्य में अंधकार में थी और स्त्री, और आज भी सही मायने में नेपथ्य में ही है, अंधकार में ही है। तो उसको हीन भावना से देखा जाता है कि हाँ, अगर शारीरिक रूप से ये कमज़ोर है तो मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी विदुषियाँ निकल कर आती हैं। ठीक है। बड़े बड़े राजाओं को वही जन्म देती हैं, तो खुद भी वो बहुत बड़ी बुद्धि वाली बुद्धिमान स्त्रियां हैं। ठीक है। तो ये एक नाटक था उनका नेपथ्य राग, जिसमें आधुनिक युग की मेधा नाम की लड़की से कंपैरिजन होता है कि देखो कि गुप्त काल की एक लड़की का किस प्रकार से कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है आधुनिक युग की मेधा से। ठीक है। मेधा भी आधुनिक युग में क्या है, वो एक ऑफिस में अफसर है, लेकिन उसको ये समझा जाता है कि ये निर्णय लेने में बिल्कुल मतलब कि सक्सेस नहीं है, इसको मिलती है, इसको कामयाबी नहीं मिलती है अपने निर्णयों में। तो मेधा की भी उपेक्षा की जाती है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है, उसको हीन भावना से देखा जाता है कि ये सही डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो ये एक नाटक था, बहुत अच्छा नाटक है साथियों। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और नाटक है साथियों, इसके अतिरिक्त एक और नाटक था। वो नाटक था हमारे पास कोर्ट मार्शल। ठीक है। उसको मैं ऐसे ही समझा दूंगा, उसके लिए अलग से मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेकर आया हूँ। कोर्ट मार्शल में दिखाया गया है कि वर्ग एवं जाति वेद के रोग से ग्रस्त देश की फौज भी इस रोग से मुक्त नहीं है। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं वो क्या है, मैंने कल ही बात की थी। कैप्टन कपूर छोटी जाति के जवान रामचंद्र के साथ अमानवीय व्यवहार करता है। कैप्टन कपूर जो कि उस उच्च कास्ट का था और उसका ओहदा, उसकी पोस्ट भी ऊंची थी, तो वो निम्न जाति के रामचंद्र जो कि सिपाही दर्जे का एक फौजी है, तो होता क्या है कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है। ठीक है। स्वाभिमानी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला रामचंद्र उस पर गोली चला देता है। अभी किसी को बार बार टॉर्चर करोगे तो उसके अंदर का उफान तो उबाल खाएगा ही, है ना। तो जो भी उसके साथ बेइंसाफ़ी हो रही थी, तो रामचंद्र उससे परेशान होता है, तो उस पर गोली चला देता है, अपने बॉस पर। उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है, किसका? रामचंद्र का। वह विचलित हुए बिना सजा ए मौत को स्वीकार करता है। फौजी जीवन के सच की कथा कहने वाला यह नाटक यह संदेश भी देता है कि पूंजीवादी और सामंतीय समाज में सदैव मानवीयता, स्वाभिमान और सच्चाई का ही कोर्ट मार्शल होता है। इससे मुक्ति का एक ही उपाय है कि दलितों और शोषितों के स्वाभिमान को जगाया जाए और उन्हें संगठित कर संघर्ष की प्रेरणा दी जाए। बहुत ही अच्छा नाटक है साथियों। तो कैप्टन कपूर और रामचंद्र इसके मुख्य नायक हैं। और भी बहुत सारे पात्र होंगे, लेकिन ये दो पात्र मुख्य हैं। तो ये तो रहे आज की वीडियो। अगली वीडियो हम हिंदी आलोचना पर लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट